नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखी एक कहानी स्वीट होम सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी। 6 बजते ही निखिल ने रोज सुबह की तरह उठकर अपना रूटीन शुरू करना चाहा, मगर कर न सका। आज वो स्वयं को बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। उसकी थकान शारीरिक न होकर मानसिक थी। रोज रोज की इस मशीनी भागदौड़ ने जैसे उसे अधमरा कर दिया था। निधि ऑफिस के किसी जरूरी काम से 2 दिन के लिए बाहर गई हुई थी। उसकी अनुपस्थिति निखिल के थके मन को और उकता रही थी। वो पुनः अनमना सा बिस्तर पर लेट गया और स्वयं के जीवन प्रवाह का विश्लेषण करने लगा। आजकल जो जीवन में जी रहा हूँ, क्या मैंने निधि के साथ मिलकर इसी के सपने देखे थे? देखे तो थे और उन्हें साकार करने में हम सफल भी हुए। फिर क्यों मुझे उस खुशी, उस संतुष्टि का एहसास नहीं हो रहा जो सपने साकार होने पर होता है? क्यों मुझे अपना जीवन उबाऊ और बेस्वाद सा लगने लगा है? आखिर क्यों? इसी क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते निखिल अतीत के उस मोड़ पर जा पहुंचा जहां निधि के प्रेम की ठंडी फुहारों से उसका तन मन भीग उठा था। ऑफिस में निधि की नियुक्ति निखिल के नीचे असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में हुई थी। सरल हृदया निधि गप्पेबाजी, बनाव श्रृंगार से कोसों दूर अपने काम के प्रति पूर्णतया समर्पित लड़की थी। उसने ऑफिस में कभी भी अपने स्त्री होने का फायदा नहीं उठाया। काम होने पर देर तक रुक उसे पूरा कर ही घर जाती। अपनी इन्हीं सब बातों से वो निखिल के हृदय में घर कर बैठी। और एक दिन जो लड़की अपने काम के प्रति इतनी समर्पित है, वो अपने घर परिवार और जीवन साथी के प्रति कितनी समर्पित होगी। ऐसा सोच उसने निधि के सामने विवाह प्रस्ताव रख दिया, मगर उत्तर अनपेक्षित था। देखो निखिल, विवाह जैसी संस्था में न तो मुझे विश्वास है और न ही कोई रुचि। मेरे दृष्टिकोण में विवाह एक ऐसी मजबूरी का नाम है जो स्त्री को कभी समाज की सवालिया नज़रों से बचाने के लिए तो कभी जीवन निर्वाह के लिए उम्र भर निभानी पड़ती है। मगर मैं हर दृष्टि से आत्मनिर्भर हूँ, अतः अपना जीवन किसी मजबूरी या समझौते के तहत नहीं गुजारना चाहती। विवाह जैसे पवित्र बंधन के प्रति इतनी कटुता? निखिल निधि की मानसिकता को समझ नहीं पा रहा था। विवाह निश्चित रूप से बंधन तो है, मगर मजबूरियों और समझौतों का नहीं, बल्कि प्रेम का, विश्वास का और इस एक एहसास का कि कोई है जो जीवन की हर ऊंची नीची डगर पर आपका हमकदम बनेगा, आपके लड़खड़ाने पर आपको सहारा देगा, आपके हर सुख में, हर दुख में शरीक होगा। निधि, हम अपने करियर में कितने ही सफल क्यों ना हो जाए, मगर यदि वो सफलता किसी अपने के साथ न बांट सके तो हम कभी उसका स्वाद नहीं चख सकते। देखो निखिल, तुम्हारी शायद बातें सब सही हों, मगर मैंने जो अपने आसपास देखा है वो यही कि शादी के बाद शुरू शुरू में कामकाजी बीवी घर में आ रहे अतिरिक्त धन के कारण भाती है, मगर धीरे धीरे पुरुष को उसका सफल और महत्वाकांक्षी होना खलने लगता है। वो उसे स्वयं से आगे बढ़ता नहीं देख पाता और उसे नीचा दिखाने का प्रयास शुरू कर देता है। प्रत्येक ऊंची नीची बात के लिए उसे दोषी ठहराकर उससे उसकी महत्वाकांक्षाओं की बलि मांगता है। ये किसी एक घर की बात नहीं, बल्कि हर उस दूसरे घर की बात है जहाँ स्त्रियाँ नौकरी पेशा हैं। निधि, बाकी पुरुषों के आधार पर मुझे बिना जाने मेरे बारे में कोई धारणा मत बनाओ। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति तुम्हारे समर्पण भाव ने ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। मेरे दृष्टिकोण में स्त्री पुरुष हर दृष्टि से समान अधिकार रखते हैं। स्त्री को भी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का उतना ही हक है जितना कि पुरुष को। मैं ये तो नहीं कहता कि विवाह के बाद चांद तारे तोड़ तुम्हारे कदमों में बिखेर दूंगा, मगर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा अहम तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं के आड़े कभी नहीं आएगा। निधि निखिल के साथ काम करते हुए इतना तो समझ ही गई थी कि वो पुरुषोचित अहम से दूर उदार विचारों वाला व्यक्ति है, अतः न चाहते हुए भी उसने निखिल की बातों पर यकीन कर लिया। विवाह के चंद महीनों बाद ही निधि को अपनी सारी शंकाएं निर्मूल होने का एहसास हो चला। वो अक्सर सोचती, कहीं अपने विवाह विरोधी अड़ियल रवैये पर अडिग रह निखिल के प्रस्ताव को ठुकरा देती तो जीवन के कितने बड़े सुख से वंचित रह जाती।
समय अपनी रफ्तार से गतिमान था। निधि और निखिल मधुर दाम्पत्य की डोर थामे अपने अपने करियर में नित नई ऊंचाइयां छूते जा रहे थे। सफलता के साथ साथ जिम्मेदारियां और व्यस्तता भी बढ़ने लगी, जिससे दोनों मुश्किल से ही घर पर एक दूसरे के लिए समय निकाल पाते। जब निधि ने एक दूसरी कंपनी में बेहतर पद स्वीकार कर लिया तो हालात और बुरे हो गए। रोज रोज भागते दौड़ते तैयार हो ऑफिस पहुंचने और देर रात घर लौटने के क्रम में दोनों इतना उलझे कि अपने विवाह की तीसरी वर्षगांठ भी भूल बैठे। एक और जहां दोनों अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए थे, वहीं उनकी बाई कमला ने उनका घर कुछ इस तरह संभाला हुआ था कि उन्हें कभी घर की सुध लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर उसकी असमय मृत्यु के बाद घर की व्यवस्था चरमराने लगी। जब दोनों को काम के सिलसिले में बाहर जाना होता तो हालात बद से बदतर हो जाते। न साफ सफाई होती, न ही बिल भरे जाते, कपड़े लॉन्ड्री में न जाते और जाते भी तो समय पर नहीं आ पाते। वो घर घर न होकर सराय बन चुका था, जहां दो मुसाफिर रात गुजारने आते और सुबह उठकर अपनी अपनी डगर चले जाते। दोनों के पास इतना समय भी नहीं था कि अपनी तेज रफ्तार जिंदगी से चंद पल चुराकर उस घर की ओर देख लें, जिसकी दीवार पर उन्होंने कभी स्वीट होम की पेंटिंग लगाई थी। रोज रोज बस भागम भाग। आज इसी भागम भाग से थके निखिल ने घर पर रुक अपने और अपने स्वीट होम के बारे में सोचने का निश्चय किया था। उगते सूरज की किरणों ने बिस्तर में दुबके निखिल की आंखों को चौंधिया दिया और वो बिस्तर छोड़ बालकनी में जा खड़ा हो गया। उसकी नजरें आसपास के घरों में हो रही चहल पहल को देख रही थीं। कोई गृहस्वामिनी बच्चों को तैयार कर स्कूल छोड़ने जा रही थी तो कोई कपड़े सुखाने को डाल रही थी। कहीं बालकनी में बैठे दंपत्ति चाय पी रहे थे तो कोई मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। ये सब देख निखिल को लगा जैसे सबके गतिमान जीवन के मध्य मात्र उसी का जीवन ठहर गया हो। आज उसके अंतर्मन की गहराई में दबा एक और सपना जीवंत हो उठा। एक छोटी सी सुखी गृहस्थी का सपना। वो सपना जहां शाम को ऑफिस से आए थके हारे पति का उसकी पत्नी मुस्कुराहटों के साथ स्वागत करती है और नन्हे नन्हे बच्चे लिपट कर अपने पापा को दिन भर के क्रियाकलापों की जानकारियां देना शुरू कर देते हैं। बच्चे शादी को 4 साल होने को आए, मगर इस विषय पर तो दोनों ने आज तक बात भी नहीं की। नहीं, ऐसे तो नहीं जिया जा सकता। जीवन में घर का और परस्पर संबंधों का भी उतना ही महत्व है जितना कि करियर का। मुझे निधि से इस बारे में बात करनी ही होगी। हम दोनों को मिल बैठकर कोई ऐसी युक्ति निकालनी होगी जिससे हमारा करियर भी चलता रहे और घर भी अनदेखा ना हो। इस विचार से निखिल के बुझे दिल को कुछ राहत मिली। 2 दिन बाद आज निधि वापस आई थी। वो बेहद खुश थी। अपनी कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेने में जो कामयाब हुई थी, वो उस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए निधि को कम से कम 2 साल रात दिन कड़ी मेहनत करनी थी और वो उसके लिए पूरी तरह तैयार थी। निधि पिछले 2 दिनों का अनुभव निखिल के साथ बांट रही थी, मगर निखिल उसका ध्यान तो जैसे पिछले किसी मोड़ पर अटक कर रह गया था। वो चाह कर भी निधि के उत्साह में शरीक नहीं हो पा रहा था। एक गहरी नींद लेकर सफर की थकान उतार चुकी निधि उठते ही पेन पेपर लेकर बैठ गई और नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाने लगी। निखिल उसके पास बैठता हुआ बोला, निधि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बोलो, मैं सुन रही हूँ। निधि पेपर से नजर उठाए बिना ही बोली, तुमने मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में इतनी बातें बताई, मगर क्या मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं कैसा हूँ? निखिल की आंखों में एकाकीपन का एहसास झलक उठा। अच्छे भले तो दिख रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? निधि ने लापरवाही से कहा। और ये घर, क्या ये भी अच्छा भला दिख रहा है? निधि ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। घर गंदगी का ढेर बना हुआ था। अव्यवस्था अपने चरम पर थी। जहां तहां फैला सामान, धूल, जाले, गंदे कपड़े, मैली कुचैली चादरें, जूते, चप्पल। ओह, ये बाई भी ठीक से अपना काम नहीं कर रही। समझ नहीं आता कि ये बाइयां अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझती। निधि बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, निधि, हमारा घर व्यवस्थित रहे ये हमारी जिम्मेदारी है, बाइयों की नहीं। हाँ, वे हमारे काम में सहायता कर सकती हैं, मगर मूल जिम्मेदारी तो हमें खुद ही निभानी होगी ना।
बिजली और फ़ोन के बिल भी नहीं भरे गए। मुझे अपने कुछ कपड़े नहीं मिल रहे, पता नहीं किस लॉन्ड्री में जाते हैं। कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या इस सब के लिए मैं कसूरवार हूँ? निधि तेवर दिखाते हुए बोली। बात तुम्हारी या मेरी नहीं, बल्कि हमारी है। हमारा घर हम दोनों की जिम्मेदारी है निधि। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों ही अपने अपने काम में इतने उलझ गए हैं कि घर बिल्कुल अनदेखा हो गया है। ऐसी हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, कैसे आगे बढ़ेगी? तुम्हें मालूम है ना, आजकल मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं, और तुम मुझसे ये अपेक्षा कर रहे हो कि मैं घर बैठकर कपड़े धोऊं, झाड़ू पोछा करूं। पहले ही कंपनी ने मेरी योग्यता के चलते मुझ पर अतिरिक्त काम थोप दिए हैं। अगर इस ऑफिस में इतनी व्यस्तता है तो कोई दूसरी नौकरी क्यों नहीं देख लेती निधि, जहाँ कम काम हो और तुम घर को भी समय दे पाओ? क्या कह रहे हो? ऐसी नौकरी छोड़ दूं जहां मुझे साल भर में ही 2 प्रमोशन मिले हैं और तनख्वाह भी दुगनी हो गई? निधि, भगवान की कृपा से अपने घर के लायक तो मैं भी अच्छा कमा रहा हूँ। हमें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं, तो तुम कम तनख्वाह वाली नौकरी? निखिल की बातें सुन निधि व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ बोली। ओहो वाह, शादी से पहले तो बड़ी ऊंची बातें किया करते थे कि मैं तुमसे तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं की बलि नहीं मांगूंगा, हम अपने सपने साथ साथ पूरा करेंगे। तो अब क्या हुआ? क्या वे कोरी बातें थीं? सपने ही तो साकार करना चाहता हूँ निधि। ये घर, क्या ये हमारे सपनों का हिस्सा नहीं? हमारा नहीं, तुम्हारा कहो। मेरी महत्वाकांक्षाओं को तुम शुरू से ही जानते थे, मगर जरा सा घर क्या अव्यवस्थित हुआ कि तुम मुझसे मेरे करियर की बलि मांगने लगे। मुझसे ऐसी अपेक्षा करने के बजाय तुम क्यों नहीं करते ये सब? क्यों नहीं देखते कि दूसरी कम काम और कम तनख्वाह वाली नौकरी? घर तो मेरी कमाई से भी चल सकता है, मगर नहीं, तुम क्यों ऐसा करने लगे? पुरुष जो ठहरे, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है, मगर उनको अमल में लाना दूसरी बात। बलिदान मुझसे ही मांगे जाएंगे क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। स्त्री तो तुम हो निधि, और स्त्री होने के नाते तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिन्हें सिर्फ तुम ही पूरा कर सकती हो। माना घर मैं भी देख सकता हूँ, मगर बच्चे, वो तो तुम्हें ही पैदा करने होंगे, और उस वक्त तुम्हें इस मशीनी जिंदगी से कुछ देर तो अलग होना ही होगा। बच्चे, बच्चों के बारे में तो अभी मैं सोच भी नहीं सकती। अभी नहीं तो कब निधि? तुम 30 से ऊपर हो चली हो। ज्यादा देर करने पर समस्याएं आ सकती हैं। बढ़ती उम्र के साथ गर्भ ठहरने की संभावनाएं भी कम होती जाती हैं। नहीं ठहरे तो ना सही, मुझे फर्क नहीं पड़ता। निधि फुंकार उठी। निधि, निखिल चीखा, तुम्हें नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। अगर बच्चों का सुख भी न देखा तो क्या फायदा इस जीवन का? शादी के बाद पहली बार उनमें इतनी तीखी झड़प हुई थी। उसके बाद निधि हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त हो चली थी, मगर निखिल उसके रवैये से बेहद खिन्न था। आज पुनः वो सारा दिन विचारों की उधेड़बुन में उलझा रहा। सच ही तो कहती है निधि, कहीं ना कहीं मैं यही तो चाहता हूँ कि वो नौकरी छोड़कर घर की और मेरी देखभाल करे, मगर क्या मैं अपनी नौकरी छोड़ घर बैठ सकता हूँ? वो मुझसे ज़्यादा होनहार और योग्य है, तभी तो कभी मुझसे जूनियर होते हुए भी आज मुझसे आगे निकल रही है। क्या उसके लिए ये सब छोड़ना इतना आसान है जितना मेरे लिए कहना? व्यवस्थित घर अगर उसका सपना नहीं है तो क्या हुआ, मेरा तो है। तो क्या मैं अपने इस सपने को साकार नहीं कर सकता? क्या मैं इतना अयोग्य हूँ कि जिस बात की अपेक्षा निधि से कर रहा हूँ उसे खुद पूरा नहीं कर सकता? जब विचारों के सागर में डूबा निखिल एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा तो उसने गहरी सांस ली, आंखें मूंद लीं, जैसे स्वयं को किसी नई चुनौती के लिए तैयार कर रहा हो। कुछ दिनों बाद निधि फिर से 3 दिन के लिए बाहर गई थी। वापस आकर देखा तो अपना घर देखकर दंग रह गई। घर साफ सुथरा, पूरी तरह से व्यवस्थित था। खाना भी टेबल पर लगा था। वो चहकते हुए बोली, वाह, क्या नई बाई रख ली है? यस मैडम, और उसका नाम है निखिल। निखिल मजाकिया लहजे में सिर झुकाते हुए बोला। क्या मतलब? निधि कुछ समझ ना पाई। मतलब ये कि तुम्हारे पीछे मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे अपनी इच्छाएं तुम पर थोपने का कोई हक नहीं। यदि मुझे किसी बात से कुछ समस्या है तो उसे सुलझाना मेरा काम है।
तुम्हारा नहीं। और जैसा कि तुमने कहा भी था कि ये घर तुम्हारा नहीं, सिर्फ मेरा सपना है। तो मैं बस अपने सपने को साकार करने का प्रयास कर रहा हूँ। निखिल की बातें सुन निधि स्तब्ध रह गई। और तुम्हारी नौकरी छोड़ दी? छोड़ दी मतलब ये कि मैंने सोचा जब घर तुम्हारी कमाई से चल सकता है तो चलाएंगे। अब से घर खर्च चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी और घर को व्यवस्थित रखना मेरी। और हाँ, तुम्हें बच्चों को लेकर भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। भविष्य में हम बच्चे गोद ले लेंगे। उनकी परवरिश भी मेरी ही जिम्मेदारी होगी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे करियर में कभी कोई बाधा नहीं आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। निधि को लगा जैसे निखिल उसके साथ बड़ा मजाक कर रहा है, अतः उसने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे उसे समझ आ गया कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि वास्तविकता थी। ऐसी वास्तविकता जिसे हजम कर पाना निधि के लिए मुश्किल था। घर देखने के लिए निखिल अपनी नौकरी छोड़ बैठेगा, ये तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कैसी कैसी विभिन्न अनुभूतियों से भर गया था उसका हृदय। एक स्त्री द्वारा पुरुष के अहम को विजय करने का एहसास, पुरुषों से आगे निकल उन्हें नीचा दिखाने का एहसास। निखिल को घर के काम करते देख कभी कभी उसको लगता जैसे उसने सदियों से स्त्रियों का दमन करती आ रही संपूर्ण पुरुष जाति से हिसाब चुकता कर लिया। उसके मन मस्तिष्क की किन्हीं परतों के नीचे ऐसी पुरुष विरोधी मानसिकता छिपी है, ये तो वो स्वयं भी नहीं जानती थी। समय पंख लगाए अपनी उड़ान भर रहा था। निखिल घर को किसी कुशल गृहिणी की तरह चला रहा था। हर काम समय पर होता, यहाँ तक कि निधि नहाकर निकलती तो बेड पर उसे कपड़े भी रखे मिलते। टेबल पर पहुँचने से पूर्व नाश्ता लग चुका होता। महीने भर के भीतर ही निखिल का गृह संचालन देख निधि का विजयी एहसास धीरे धीरे आत्मग्लानि में तब्दील होने लगा। उसके भीतर की ब्याहता स्त्री चीख कर कहती, नहीं, ये सब अकेले उसका ही नहीं, तेरा भी कर्तव्य है। निधि का अहम उस आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश करता, मगर उसकी गूंज बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे ये गूंज निधि के लिए असहनीय होने लगी। वो प्रयास करने लगी कि निखिल का हाथ बटाए, मगर वो उसे कुछ भी करने का मौका न देता। निधि कोशिश करने लगी कि सुबह निखिल के उठने से पहले ही उठकर कुछ गृह कार्य निपटा दे। वो जल्दी उठकर बिस्तर दुरुस्त कर देती, अपने कपड़े तैयार कर लेती, सब्जी काट देती। छुटपुट काम करते हुए उसे लगने लगा कि ये काम इतने मुश्किल भी नहीं है जितना कि वो समझती थी। जैसा समय प्रबंधन वो ऑफिस में करती है, अगर चाहे तो वैसा ही घर में भी कर काफ़ी काम निपटा सकती है। धीरे धीरे निधि की गृह कार्य में रुचि बढ़ने लगी, मगर निखिल उसे काम करने से रोक देता। ये तुम्हारा काम नहीं है, अगर तुम्हारे पास समय है तो आराम करो, कितना व्यस्त रहती हो सारा दिन। निधि को उसके ये वचन कांटों सी चुभन देने लगे। क्यों नहीं कर सकती मैं ये काम? क्या ये घर मेरा नहीं? क्या मेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं? कभी घर को करियर की तुलना में तुच्छ समझने वाली निधि आज उस घर का हिस्सा बनने के लिए छटपटा रही थी। काश मैंने इस घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहले समझा होता तो निखिल को यूं अपनी नौकरी छोड़ घर पर न बैठना पड़ता। घर तो दोनों मिलकर देख लेते। निखिल मुझे यही सब तो समझाना चाहता था, पर मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़े हुए थे। निधि आत्मग्लानि के भंवर में डूबती जा रही थी। निधि, अगर तुम्हारे पास समय है तो ज़रा ये फॉर्म देखकर साइन कर दो। आज मैं अनाथाश्रम जा रहा हूँ, एक बच्चा गोद लेने हेतु आवेदन देने के लिए। तुम्हारे पास तो समय नहीं, वरना तुम्हें भी। निखिल निधि को फॉर्म पकड़ाते हुए बोला। बस करो निखिल, बहुत हुआ। निधि स्वयं को रोक न सकी और उसकी रुलाई फूट पड़ी। इस समय वो कोई भी तर्क वितर्क करने में अक्षम थी, मगर उसके बहते आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। बहुत हुआ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। क्या बर्दाश्त नहीं होता? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस बच्चे के आने से तुम्हारे काम पर नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मैं भी मातृत्व का सुख चाहती हूँ, अपना घर देखना चाहती हूँ, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा साथ चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? ठीक ही कह रही हूँ, मैं आज ही नौकरी छोड़ दूंगी। अब मैं एक सामान्य स्त्री की तरह एक पत्नी का, एक गृहिणी का, एक माँ का जीवन जीना चाहती हूँ। पुरुष से आगे निकलने की चाह में मैं एक सामान्य स्त्री के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाई, मगर अब मुझे अपनी राह मिल गई है। नहीं निधि, मैं तुम्हारी योग्यता को यूं दम तोड़ते नहीं देख सकता।
मेरी योग्यता ही सबसे बड़ी अयोग्यता बन गई। ऐसी योग्यता का क्या फ़ायदा जो मुझे मेरे मूल कर्तव्यों को निभाने में ही सर्वथा अयोग्य बना दे। मैंने निर्णय ले लिया है। देखो निधि, आज तुम भावावेश में ये कदम उठा लोगी, लेकिन संभव है भविष्य में तुम्हें अपने इस निर्णय पर पछतावा हो। मैं तुम्हारी प्रकृति जानता हूँ, तुम काम से दूर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, नहीं मैंने ये सब तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया। मैं जो पहले कहता था वही आज भी कहता हूँ। ये घर हमारा है और इसका हमें मिलकर ध्यान रखना है। ऐसा करना मुश्किल नहीं अगर हम अपने घर और करियर में समय का संतुलन बनाएं। ऐसा ही होगा निखिल। अब मैं कभी घर का समय ऑफिस को नहीं दूंगी और न ही ऑफिस का समय घर को। निखिल हंसते हुए बोला। उसकी बाहों में सिमटी निधि भी हंसने लगी। आज उनकी हंसी से स्वीट होम के संदेश वाली पेंटिंग भी जीवंत हो चली थी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लेखिका दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखित एक कहानी स्वीट होम। सचमुच बहुत सी स्वीट सी, बहुत ही प्यारी सी कहानी थी और हम सबको अपने जीवन में इसको चरितार्थ करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता हो तो आपसे ये अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे मेरी रोज़ आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।